आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि और रूपरेखा आपको पढ़कर सुना रहे थे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय नव निर्माण की 5 प्रमुख संरचनाएं। पहली, शिक्षा प्रसार। दूसरा, कुटीर उद्योगों का विस्तार। आपको बता रहे थे शिक्षा प्रसार और कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में आपको पढ़कर सुनाया। तीसरा है सहकारी प्रचलन, यानी कि सहकारिता। सहकारिता के बारे में आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। पृष्ठ 53 से मित्रों, मनुष्य के बीच सामाजिक एवं आत्मिक सघन सहयोग स्थापित करने के सभी सूत्रों को सजग करना होगा। विलगाव से असंख्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मिलजुल कर काम करने की, मिल बांट कर खाने की उदार सहकारिता जब पनपेगी तब ही प्रस्तुत विपत्तियों और आशंकाओं का आत्यंतिक निराकरण होगा। अस्तु इस प्रवृत्ति को पनपने के लिए हमें जो भी जहां भी आधार मिल सके उसे अपनाने में उत्साह दिखाना चाहिए। अध्यात्म की भाषा में इसे आत्म विस्तार कह सकते हैं। आत्म विस्तार कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम के महान आदर्श का प्रत्यक्ष रूप उदार सहकारिता के रूप में देखा जा सकता है। आत्मीयता के तत्व दर्शन का अभिवर्धन ऐसे ही प्रयासों से संभव होता है। राजनीति की भाषा में इसी को समाजवाद कहा जाता है। वस्तुतः इन सब क्रिया प्रक्रियाओं के बीच पारिवारिक सहकारिता का सिद्धांत ही काम करता है। मित्रों, नवयुग में हर प्रवृत्ति को सहकारिता के आधार पर विकसित किया जाना है। इसके लिए सर्वप्रथम आर्थिक सहयोग को माध्यम बनाकर चला जाए तो तत्कालीन लाभ भी मिलेगा और आकर्षण एवं उत्साह भी उभरता दृष्टिगोचर होगा। सरकारी सहकारिता विभाग अपने ढंग से काम करता है। इसके प्रयास से जगह जगह सहकारी समितियां गठित होती हैं और उनके माध्यम से क्रय विक्रय के उत्पादन निर्माण के कार्य हाथ में लिए जाते हैं। ऋण दिए जाने और कई प्रकार के सुविधा साधन मिलते हैं। हमें अपना पूरा सहयोग इस विभाग को देना चाहिए। यहाँ इन पंक्तियों में यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ किस तरह इसका आरंभ किया जाए और किस तरह उन्हें बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में स्थानीय सहकारिता विभाग से संपर्क स्थापित करके स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार के काम हाथ में लिए जा सकते हैं। इस आधार पर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी वस्तुएं सुविधापूर्वक मिलने का अवसर मिलता है। लाभांश भी सदस्यों की सामूहिक संपत्ति रहती है और उससे अन्य प्रकार के सर्वोपयोगी कार्यों का विकास हो सकता है। परिवार व्यवस्था वस्तुतः एक सहकारी समिति ही है। संयुक्त परिवार में रहने से छोटे बड़े, समर्थ असमर्थ,
किस प्रकार प्रेम पूर्वक निर्वाह और प्रगति करते हैं, यह प्रत्यक्ष है। अधिकार, कर्तव्य, आचार मर्यादाओं तथा नीति नियम की विधि व्यवस्था न रहने से आज के परिवार गड़बड़ाते और मनोमालिन्य के केंद्र बनते हैं। औचित्य और विवेक का, आदर्श और अनुशासन का, अधिकार और कर्तव्य का समन्वय करते हुए यदि पारिवारिक नीति नियम बन सके और उनके पालन करने का क्रम चल सके तो सहकारी संयुक्त परिवारों में रहने का आनंद हर किसी को मिल सकता है। हर किसी को मिल सकता है। निकट भविष्य में काम के आधार पर बनने वाले आज के परिवार निकटवर्ती लोगों की सुविधा के लिए बृहत्तर परिवार बनेंगे। इन्हीं को युवा मनुष्य लार्जर फैमिली नाम देते हैं। एक मोहल्ले के लोग संयुक्त योजना का संयुक्त रूप से बच्चों का खिलाने का, कपड़े धोने, आवश्यक वस्तुएं खरीदने का मिला जुला प्रबंध करेंगे। इससे समय की भारी बचत होगी और उसका उपयोग ऐसे ही छुटपुट कामों में दिन गुजारते रहने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा। मित्रों, सुयोग्य व्यक्ति अधिक मूल्यवान काम कर सके तो रसोई, बच्चे खिलाना, धुलाई, सफाई जैसे सामान्य कार्यों में कम योग्यता वाले बेकारों को रोजी रोटी का नया मार्ग मिल सकेगा। पुस्तकालय, व्यायामशाला, सेवा दल, कीर्तन मंडलियों जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी सहकारी प्रयास ही हैं। पुस्तकालय, व्यायामशाला, सेवा दल, कीर्तन मंडलियां जैसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी सहकारी प्रयास ही हैं। सरकारी पंचायतों तथा जाति बिरादरी की पंचायतों को भी सहकारी संगठन ही कहा जा सकता है। सब प्रयोजनों के लिए अनेकों प्रयत्न संगठित रूप से चलते हैं या चल सकते हैं। इनसे प्रत्यक्ष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहकारिता की भावना का संवर्धन करते हैं। समाजवादी एवं साम्यवादी देशों की कल्पना में सरकार की रूपरेखा एक बड़े कुटुंब जैसी है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर श्रम करे और आवश्यकता भर प्राप्त करे। संपत्ति व्यक्ति के पास नहीं, सरकार के पास संयुक्त संपदा के रूप में सुरक्षित रहे। मौत, बुढ़ापा, बीमारी, बच्चों की शिक्षा एवं आड़े वक्त के लिए लोग धन संग्रह करते हैं। धन संग्रह करते हैं आड़े वक्त के लिए। जब उस उत्तरदायित्व को सरकार ही वहन करने के लिए तैयार हो तो पूंजी के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अनावश्यक संचय से दुर्व्यसन, चोरी, डकैती, शोषण, हरामखोरी, ईर्ष्या, द्वेष जैसी अनेकों अहमन्यताएं, फिजूल खर्ची जैसी अनेकों दुष्प्रवृत्तियां फैलती हैं। इन्हें रोकने पकड़ने में जो शक्ति खर्च होती है, उसकी अब अनावश्यक संग्रह न होने से कोई आवश्यकता न रहेगी। जब अपराधों के लिए सबसे बड़ा कारण धन संचय न रहेगा तो आवेश, अपमान जैसे छुटपुट कारण ही पारिवारिक विद्वेष के कारण रह जाएंगे। पारिवारिक नहीं, आवेश, अपमान जैसे छुटपुट कारण ही पारस्परिक विद्वेष के कारण रह जाएंगे।
उनसे निपटना तो हंसी खेल जैसा सरल बन जाएगा। सहकारी समाज की स्थापना में आज की 3/4 समस्याओं के समाधान मौजूद हैं, अस्तु उसका अभ्यास मानवीय स्वभाव का अंग बना लेने के लिए जो भी जिस क्षेत्र में भी नैतिक अवसर प्राप्त हों उन्हें अपनाने के लिए किसी को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सामूहिक श्रमदान से, अंशदान से लोकोपयोगी कार्य करते रहने को एक उपयोगी मनोरंजन के रूप में विकसित किया जा सकता है। खेल कूद की टीमें उत्साहपूर्वक चलती रह सकती हैं तो कोई कारण नहीं कि लोकोपयोगी सेवाभावी सत प्रवृत्तियां सहकारिता के आधार पर न चल सकें। संघ शक्ति की गरिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। सहकारिता और संघ शक्ति प्रकारांतर से एक ही लक्ष्य के दो नाम हैं। वर्ग क्षेत्र उद्योग आदि में काम करने वाली सहयोग वृत्ति को क्रमशः विश्व एकता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि दृष्टिकोण में से व्यक्तिवादी संकीर्ण स्वार्थपरता घट सके तो वसुधैव कुटुंबकम की व्यापक आत्मीयता के विकास विस्तार में कोई कठिनाई न रह जाएगी। साथियों, भाषा, संस्कृति एवं देशों की विभाजन रेखाएं तोड़ी जा सकें तो संसार का स्वरूप ही बदल सकता है। मित्रों, आगे इसी क्रम में पृष्ठ 56 से पढ़कर सुनाएंगे। आपको अभी तक नवनिर्माण की 5 प्रमुख रचनाएं जिसमें शिक्षा प्रसार, कुटीर उद्योगों का विस्तार, सहकारी प्रचलन, चौथा आपको पढ़कर सुनाएंगे जीवन साधना, 5वां है श्रम सेवा। ये 5 काम ऐसे हैं जिन्हें बिना एक क्षण भी गंवाए, बिना एक क्षण बर्बाद किए तत्काल हाथ में लेना चाहिए। ओम शांति।